मेरा नाम प्रदीप है और मेरी पत्नी का नाम मधु है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहां अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ। बस मैं दिलों के हाथों मजबूर था। किसी को पाप की ज़िंदगी से निकालकर इज्जत देना कौन सा पाप है। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे जिद करके मुंबई की उन गलियों में ले गए जहाँ हुस्न ही हुस्न है। हर चौबारे से कोई न कोई हसीन परी झांक कर अपने आप को देख रही थी, और जैसे हर किसी को अदाएं दिखाकर अपनी तरफ खींच रही हो। मैं वहां गया तो अपने दोस्तों के कहने पर ही, लेकिन जब मधु नाम की एक कोठे पर नाचने वाली मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे यूं लगा जैसे आसमान से कोई परी उतरकर आ गई हो। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब ही गया था। फिर यूं हुआ कि मैं अपने दोस्तों से छुप छुपाकर उस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात मधु का डांस देखने जाता था। क्योंकि मैं करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात मधु पर नोटों की बारिश कर देता था। उस कोठे की मालकिन सविता नाम की एक औरत थी। सविता मुझसे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और सविता से रिक्वेस्ट की कि मुझे मधु से मिलवा दे। मैंने सविता के सामने नोटों की गड्डी रखी तो वह मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात मधु से करवा देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मधु वहाँ पर आ गई। वह सजी संवरी सीधी सी मेरे दिल में उतर ही रही थी। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और मधु के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। मधु एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी महसूस होती थी। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं हो सकता था। अब मैंने अपना ये रूल बना लिया था कि मैं हर रोज़ दोपहर 2 बजे मधु से मिलने जाता था। मेरी और मधु की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दोस्ती से बढ़कर भी मेरे दिल में इसके लिए कुछ और है। फिर एक दिन मैंने मधु से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। उन्होंने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। मैंने मधु से कहा कि ये डांस वगैरह छोड़ दो। मेरी इस बात पर वह मेरे सामने रो पड़ी। उसने कहा, यहाँ कोठे पर नाचने वाली हर एक लड़की की यही इच्छा होती है कि वह इस पाप की ज़िंदगी को छोड़कर अपना एक घर बसाए, लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना पड़ता है। बस हम सभी मजबूर हैं और मजबूरी की वजह से ही ये सब कर रहे हैं। मैंने मधु से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। वह मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आँखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं मुस्कुराने लगा और मधु तो इस रिश्ते से खुश थी, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। सप्ता मधु को जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। मैंने सविता के सामने 1 लाख का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैं मधु से शादी करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा था कि कुछ समय गुजर जाएगा तो मैं मधु को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी मधु के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। मैं उनका इकलौता औलाद हूँ। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने और मधु ने एक अपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी शुरू की। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर वह हो गया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में था। मधु ने फ़ोन करके मुझसे मार्केट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन वह वापस न आई तो मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिर कहाँ गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे अस्पताल से फ़ोन आया। मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मुझे कुछ होश न रहा। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। एक डॉक्टर मेरी पत्नी को देखकर मुझसे बोला, माफ़ कीजिएगा, आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। अब कुछ पता नहीं इन्हें कब होश आएगा। यह सुनकर मैं बहुत रोया।
यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, मगर इतना बड़ा दुख मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मैं सारा दिन रोता रहता था। जब मेरी हालत बेहतर ना हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास अपने गांव चला गया। मेरे पिता बहुत बड़े जमींदार थे। जब मैं गांव वापस गया तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पापा बोले, शुक्र है तुम आ गए हो बेटा, अब तुम खुद ही संभाल लो ये ज़मीन। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन ज़मीन की रखवाली कर सकूं। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैंने मधु के साथ छुपकर शादी कर ली थी। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वह कोमा में है। माँ और पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हुए। मैंने पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं मधु को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे मधु की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा और उनसे वादा किया कि जब मधु ठीक हो जाएगी तो मैं अपने गांव वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ पिताजी इस बात पर तैयार हो गए और फिर मैं वापस शहर लौट गया। मधु 2 हफ्तों से कोमा में थी और हर दिन अस्पताल की बेंच पर घंटों बैठा रहता था। लेकिन मुझे डॉक्टर मधु से मिलने न देते थे। वह कहते थे कि मरीज के पास हम किसी को भी ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज़ 10 मिनट के लिए मधु के पास जाने देते थे। मैं मधु के पास रहने के लिए डॉक्टर की खुशामद करता रहता था। मुझे जैसे ही इजाज़त मिलती तो मैं रो रो कर मधु से कहता, मधु तुम ठीक क्यों नहीं होती? मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे लगता है जैसे वह मेरी बात सुन लेगी, वह ठीक हो जाएगी। मैं उसे बस इतना ही कहता रहता, मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने माँ बाप को भी मना लिया है, लेकिन वह ना उठती और ना कुछ बोलती। आज जब मैं मधु से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने अस्पताल की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोली, मरीज अस्पताल की वर्दी से तंग हो जाते हैं। अब हम रोज़ आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि यह जल्दी ही अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता था। लेकिन अब मैंने नोट किया था कि मधु के कपड़े हर रोज़ चेंज हो जाते थे। उसने जो भी कपड़े पहने होते थे वह बिल्कुल भी आम कपड़े नहीं होते थे, वह सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। यह बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि अस्पताल वाले अपने पास से कपड़े लेकर उनको सिलवाकर मरीज को क्यों पहनाते थे। फिर मैंने देखा कि मधु के चेहरे पर मीठे मीठे से मेकअप के निशान भी होते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन यह चेहरे पर मेकअप के मीठे मीठे निशान कहाँ से आते हैं? आखिर ये सब है क्या? मैंने देखा कि नर्स मेरे सवालों से घबरा सी गई थी। अब मुझे मधु की बहुत फिक्र हो रही थी। बहुत डर सा लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब इस अस्पताल की असलियत जानकर ही रहूँगा। मैंने उस अस्पताल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिलता था। लेकिन फिर मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम को जब मधु से मिलकर आता तो वह आराम कर रही होती थी और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भी मेकअप नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं मधु को देखने आता तो उसके कपड़े भी चेंज होते थे और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते थे। अब मैंने इरादा कर लिया था कि रात को घर ही नहीं जाऊंगा और खुद ही देखूंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मधु के पास जाने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने सारी रात जासूसी करते हुए गुजार दी थी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर शक किया जा सके। एक नर्स रात में 3-4 बार सारे मरीज को चेक करके जाती थी। वही मधु के कमरे को भी चेक करके जाती थी, तो मुझे सुकून मिल जाता था। अब जब मैं सुबह कमरे में गया तो मधु के कपड़े फिर से बदले हुए थे और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी मौजूद थे।
अब मुझे बहुत हैरानी होने लगी, इसलिए मैंने कुछ और करने का सोचा। मैंने अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था और उसे भारी रकम देकर राज़ी कर लिया था। अब आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर की जाएगी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।